नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बीएमसी चुनाव को लेकर क्या है सरकार की तैयारी। उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को क्यों लगा झटका, शिंदे और उद्धव गुट में क्यों तेज हुआ टकराव, धर्मांतरण रैकेट में क्या है अमेरिकी कनेक्शन। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी तेज। मुंबई के वार्ड सीमांकन की अधिसूचना जारी। 227 सीटों पर चुने जाएंगे पार्षद। एक दिन में 2 बार मिले उद्धव और राज ठाकरे। गठबंधन की अटकलों के बीच उद्धव को झटका, बीजेपी ने कर दिया बड़ा दावा। एकनाथ और उद्धव गुट में टकराव हुआ और तेज। रामदास कदम ने अनिल परब पर साधा निशाना, बोले मेरे पैरों के पास नहीं हो सकता खड़ा। महाराष्ट्र में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा। शराब को बताता था प्रसाद, नाबालिग लड़कियों पर फेरता था हाथ। भिवंडी धर्मांतरण मामले में अमेरिका का जेम्स वॉटसन गिरफ्तार। जानलेवा कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में पूरी तरह से लगाया गया बैन। खबरों में सबसे पहले बात बीएमसी चुनावों की। बीएमसी चुनावों को लेकर अब चुनावी तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें शहर के चुनावी वार्ड का अंतिम गठन तय किया गया है। इस नोटिफिकेशन में मुंबई को कुल 227 चुनावी वार्ड में बांटा गया है और हर वार्ड में से एक पार्षद चुना जाएगा। सरकार ने ये नोटिफिकेशन मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 5 और 19 के तहत जारी किया है, जिसके तहत राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी भी प्राप्त हुई है। अधिसूचना 22 अगस्त 2025 को रिलीज मसौदा वार्ड संरचना पर आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद जारी की गई है। हर वार्ड की सीमाएं और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या की जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों में लिस्टेड कर दी गई है। ये पूरी डिटेल पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम होगी, क्योंकि इसमें उनसे पता चलेगा कि किस वार्ड में कितनी संख्या में वोटर हैं और किस इलाके में ज्यादा मेहनत करनी होगी। वार्ड सीमांकन पूरा होते ही शहर के राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ चुकी है। अब हर पार्टी गहराई से यह अध्ययन समीक्षा कर रही है कि किस वार्ड में उसके लिए कितने मौके ज्यादा हैं और कहां पर चुनौतियां ज्यादा होंगी। इस वक्त से ही उम्मीदवारों का सिलेक्शन शुरू हो जाएगा और चुनाव प्रचार की योजना बनाई जाएगी। इस बदलाव का असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। अब हर वार्ड में पार्षद का प्रतिनिधित्व तय होगा और स्थानीय मुद्दों की आवाज सीधे उनके प्रतिनिधि तक पहुंचेगी, जिससे लोगों की स्थानीय समस्याओं का समाधान आसान हो सकेगा। अब जब वार्ड सीमांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो मुंबई का राजनीतिक दल भी अपने सबसे बड़े नागरिक चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार अब एक्टिव हो चुके हैं और चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। आने वाले महीनों में चुनाव प्रचार की शुरुआत और तेज हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनावों से पहले मुंबई में ठाकरे बंधुओं की मुलाकात से महाराष्ट्र का सियासी पारा गरमाया हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले राज ठाकरे के शिवतीर्थ निवास पर दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। अब एक बार फिर 5 अक्टूबर को राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। इससे यह सवाल फिर उठा कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस में गठबंधन पर बातचीत चल रही है। खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में ठाकरे बंधु 5 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी है। मुंबई के बांद्रा एमसीएम में संजय राउत के पोते का नामकरण का कार्यक्रम था, जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ पहुंचे। इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने खुलकर बातें भी की। संजय राउत और दूसरे सहयोगी के साथ हंसी मजाक करते हुए दोनों का वीडियो भी सामने आया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब कार्यक्रम से साथ बाहर निकले, तब रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने खुद राज ठाकरे को विदा किया। बाहर निकलते वक्त रश्मि ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यह मुलाकात पारिवारिक थी, लेकिन इसके फौरन बाद जब राज ठाकरे शिवतीर्थ बंगले पर न जाकर सीधे मातोश्री पहुंचे, तो राजनीतिक हलकों में कयासों का बाजार गर्म हो गया। संजय राउत के नाती के नामकरण समारोह के बाद राज ठाकरे के एक बार फिर उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री में जाना, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई को मराठी भाषा के मौके पर ठाकरे बंधु पहली बार एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। फिर 27 जुलाई को राज ठाकरे ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी।
इसके बाद 27 अगस्त को उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ में गणेश उत्सव के मौके पर पहुंचे और करीब 20 साल बाद दोनों परिवारों की ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। फिर वहीं 10 सितंबर को गणेश मुहूर्त पर फिर मुलाकात हुई, लेकिन बातचीत अधूरी रह गई। सितंबर के आखिर में उद्धव ठाकरे फिर से राज ठाकरे से शिव तीर्थ में मिलने पहुंचे और अब 5 अक्टूबर को दोनों ठाकरे बंधु संजय राउत के पारिवारिक कार्यक्रम में साथ नजर आए। लेकिन इन दोनों ने अब तक गठबंधन की बात पर कोई औपचारिक मोहर नहीं लगाई है। उद्धव की दशहरा रैली में तो राज ठाकरे नजर नहीं आए, जिससे साफ है कि राज ठाकरे इस गठबंधन को लेकर बड़ा पेच फंसा सकते हैं, क्योंकि उनकी बात फडणवीस से भी हो रही है। बताया ये जा रहा है कि पर्दे के पीछे राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और फडणवीस की मुलाकात हो चुकी है, यानी सीक्रेट डील इन तीनों के बीच भी हुई है। लेकिन क्या चल रहा है ये अब तक क्लियर नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि एमएनएस और शिवसेना का गठबंधन हो सकता है। दशहरा रैली में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन राज ठाकरे ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खबरें तो ये भी हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे एंड मौके पर उद्धव ठाकरे को डिच कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने कहा है कि उनकी पार्टी को इन चचेरे भाइयों के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूछे जाने पर क्या दोनों के बीच गठबंधन महायुति के लिए खतरा बन सकता है, दरेकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन दावों में कोई सच्चाई है। सत्ता पर काबिज महायुति के दल इस बात से डरे हुए कि राज और उद्धव गठबंधन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से काल्पनिक है। मतदाता चुनाव के दौरान फैसला करेंगे। उन्होंने दावा किया कि एमएनएस शिवसेना यूबीटी गठबंधन बीएमसी चुनाव के नतीजों को प्रभावित नहीं करेगा, यानी बीएमसी चुनावों में अगर ये दोनों गठबंधन करके भी साथ आते हैं तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे उद्धव ठाकरे कितनी भी कोशिशें कर लें, इस बार बीएमसी बचा नहीं पाएंगे, ये भी बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। खबरों में अब बात शिंदे और उद्धव के टकराव की। एकनाथ शिंदे गुट के सीनियर नेता रामदास कदम ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव गुट के नेता अनिल परब पर तीखा पलटवार किया है। रामदास कदम ने कहा है कि अनिल परब ने नीच और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका अब वो कानूनी जवाब देंगे। वहीं इस पूरे विवाद ने महाराष्ट्र की शिवसेना राजनीति में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के नेताओं के बीच टकराव को तेज कर दिया है। रामदास कदम ने कहा, मैंने शनिवार को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने बेहद नीच शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने मातोश्री को लेकर सवाल उठाए, कहा कि 2 दिन तक बॉडी रखे थे। इस पर तो उद्धव ठाकरे को जवाब देना चाहिए था, ना कि उनका ये भड़काऊ व्यक्ति बोलना चाहिए था। इसकी लायक ही नहीं है कि वो मेरे पैरों के पास भी खड़ा हो। उन्होंने कहा, अनिल परब मातोश्री जाकर चुगली करते हैं और उद्धव ठाकरे को ऐसे लोग पसंद है। उन्होंने मुझ पर दलाली खाने का आरोप लगाया, जबकि जिस जगह की बात कर रहे हैं वो डांस बार नहीं बल्कि ऑर्केस्ट्रा था। उन्होंने मेरे परिवार और मेरी पत्नी को बदनाम किया, इसलिए मैं अब अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहा हूँ। रामदास कदम ने आरोप लगाया कि विले पार्ले के प्रेमनगर में चल रही SRA परियोजना में अनिल परब ने 8000 मराठी परिवारों पर दबाव डालकर घर खाली करवाए। उन्हें कहा गया था कि फ्लैट मिलेंगे, लेकिन अब ये लोग मुंबई से बाहर हैं। ये व्यक्ति बिल्डरों से पैसे खाकर उनकी चमचागिरी करता है। उन्होंने एक शपथ पत्र पढ़ते हुए कहा कि ये मराठी लोगों की मेहनत का हक खा रहा है। 2 मर्सिडीज गाड़ियां ली हैं, जिनमें एक काली गाड़ी है। रामदास कदम की पत्नी ज्योति कदम ने भी सामने आकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनिल परब ने जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से गलत है। शिवसेना यूबीटी के पूर्व मंत्री अनिल परब ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना नेता रामदास कदम पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे के पार्थिव शरीर को लेकर किया गया दावा मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। इस पर कदम ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत भी लिखने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए अनिल परब ने कहा कि रामदास कदम का मकसद उद्धव ठाकरे के बारे में लोगों के मन में जहर घोलना है। परब ने मांग की है कि कदम के दावों के लिए उनका नार्को टेस्ट कराया जाए और ये भी पता लगाया जाए कि 1993 में उनकी पत्नी कैसे जल गई। यानी आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो और तेज हो गया है। अनिल परब और रामदास कदम अब आमने सामने हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी के चिंबीपाड़ा में अमेरिकी नागरिक जेम्स इलाज के नाम पर गांव वालों को ईसाई बना रहा था। प्रार्थना सभा में लोगों को धर्मांतरण के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हुए पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके साथ महाराष्ट्र के 2 और लोगों को भी पकड़ा गया है। ये लोग जेम्स वॉटसन के साथ मिलकर गांव वालों का प्रार्थना सभा में ब्रेन वॉश करते थे और ये भी सामने आया कि जेम्स बिजनेस वीजा पर भारत आया था, लेकिन यहाँ धर्मांतरण रैकेट चलाने लगा।
महाराष्ट्र पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए दुर्भावनापूर्ण काम और धारा 302 जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करना, विदेशी नागरिक अधिनियम यानी वीजा नियमों का उल्लंघन और महाराष्ट्र के 2013 के एंटी ब्लैक मैजिक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। चिंबीपाड़ा गांव के ही रविनाथ बुरकुट ने धर्मांतरण को लेकर पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने प्रार्थना सभा में यह भी पूछा क्या कोई नाबालिग लड़की है, किसी बीमारी से पीड़ित है और 4 लड़कियों के नाम भी रख लिए गए। शिकायत के मुताबिक जाते समय उन्होंने उन लड़कियों के माथे पर हाथ रखकर दावा किया कि देवी शक्ति से उनकी बीमारियां ठीक जा चुकी हैं और इसके साथ ही कई और दावे किए गए, लेकिन फिलहाल अमेरिकी नागरिक महाराष्ट्र पुलिस की गिरफ्त में है। खबरों के आखिर में बात जानलेवा सिरप की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप ने 19 मासूम बच्चों की जान ले ली, जिनमें 16 बच्चे मध्य प्रदेश के और 3 बच्चे राजस्थान के हैं। बच्चों की जान जाने के बाद कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के बैच संख्या RS13 की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने फौरन प्रभाव से कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री पर बैन लगाने के साथ ही ये भी आदेश दिया है कि जिन लोगों के पास ये सिरप है उन्हें औषधि नियंत्रण अधिकारियों को इसकी जानकारी देने का आदेश दिया गया है। ये एक्शन उस वक्त लिया गया है जब मध्य प्रदेश से एक आदेश आया और एक खत महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें कांचीपुरम तमिलनाडु के मेसर्स यानी सीरंस फार्मास्यूटिकल के कफ सिरप में डेथिलीन ग्लाइकोकोल हानिकारक तत्व की मिलावट पाई गई। ये तत्व मरीजों की जान ले सकता है और अब इस पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।